आधुनिक युग के समाज सुधारक कौन कौन है 19वीं शताब्दी के मुख्य रूप से? तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह में अपना योगदान दिया, अपने योग्य बेटे का विवाह एक विधवा से करवाया था। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, इन दोनों के योगदान से स्त्रियों की शिक्षा मतलब प्रारंभ हुआ। शिक्षा जो अभी स्त्री शिक्षा कर पा रही है, इनका योगदान था। इन्होंने स्त्रियों के लिए स्कूल खोला था। ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी को सर्वप्रथम शिक्षित किए थे। सावित्रीबाई फुले उनकी पत्नी थी। दयानंद सरस्वती की बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने भी समाज सुधार का काम किया। अगला है कि कार्यपालिका को आंशिक रूप से विधायिका के अधीन रखा गया था, मतलब विधायिका के अंतर्गत रह के कार्य करेगी। कौन? कार्यपालिका। कार्यपालिका आप लोग जानते हैं, जितने भी प्रशासन होता है, चाहे मान लीजिए कि बीडीओ हो गया, दरोगा हो गया, सब कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। तो और विधायिका जो नियम कानून आता है, जैसे एक राज्य में नियम कानून बनाने का दायित्व क्या है? विधायकों को है। तो विधायक लोग हो गए, यानी विधायिका। विधायिका के अंतर्गत कौन रहेगा? कार्यपालिका, जो काम करने वाले जैसे कर्मचारी हो गए। तो इसके अंदर रहने की बात कही गई थी, मतलब आंशिक रूप से, मतलब इसके अंदर रह के कार्य करेगा। 1919 के अधिनियम में, जो ब्रिटेन से कुछ सालों पर बन के नियम आता था, तो 1919 में आया था। उस नियम में कहा गया था कि इसके अधीन रहेगा, कहीं ना कहीं मतलब इसके अंदर में रह के आपका कार्य करेगा। लेकिन पूर्ण रूप से मतलब ये बात आ गया 1935 में घोषणा हो गया कि नहीं, पूरा पूरी डिपेंडेंट रहेगा ये मतलब जो कहेगा सो करना पड़ेगा। अभी देखा जाए दोनों अलग अलग है, ये अपना क्षेत्र में काम करता है, ये अपना क्षेत्र में काम करता है। लेकिन 1919 में थोड़ा सा सलाह लेना पड़ता था इसको, किससे? विधायिका से। लेकिन 1935 के अधिनियम में सलाह नहीं, बात को मानना पड़ेगा। मतलब पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया गया कार्यपालिका को। किसके अधीन? तो विधायिका के अधीन, 1935 के अधीन। बात समझे? माने उससे परमिशन लिए बिना, इससे परमिशन लिए नहीं, काम नहीं करेगा, पूर्ण रूप से उसके अधीन रह के काम करेगा। एनजी रंगा अल्पसंख्यक शब्द का परिभाषित किए थे। आगे हम पढ़ेंगे क्या परिभाषित किए थे एनजी रंगा ने अल्पसंख्यक। भारतीय संविधान में जब संविधान सभा का बैठक चलता था, तो उसमें शक्तियों के लेकर बंटवारा का विचार विमर्श होता था, किसको मजबूत किया जाए, किसको कितना शक्ति दिया जाए। तो 3 प्रकार के सूची का निर्माण किया गया, संघ सूची और राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। मतलब संघ सूची पर नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होगा। मतलब जैसे अगर केंद्र की बात करें अभी, तो केंद्र में हमारे सांसद लोग जितने हैं, सब केंद्र सरकार का हिस्सा। उन लोग को अगर कोई देश के लिए नियम बनाना है, देश के लिए नियम बनाना है, तो सांसद लोग बनाएंगे। जबकि राज्य के लिए अगर नियम बनाना है, कौन बनाएंगे? हमारे राज्य में अगर झारखंड की बात करें, तो यहाँ पर नियम कौन बनाएंगे? तो विधायक लोग बनाएंगे। कौन लोग? विधायक लोग बनाएंगे। अब हमारे राज्य में विधायक की संख्या कितनी है? 81 है। और इसी तरह अगर केंद्र का कोई नियम बनाना हो, जो दिल्ली में बैठते हैं, संसद भवन में बैठते हैं, तो वहां पर सांसदों की संख्या कितनी है? 5। लोकसभा सांसद की बात करें तो 545, और राज्यसभा की बात करें तो 250। तो ये मिलकर बनाएंगे। तो केंद्र सरकार का नियम जो होगा, मतलब पूरे देश के लिए जो नियम होगा, वो बनाने, जैसे महत्वपूर्ण मामले पर बनाने का नियम दायित्व है संघ सूची को। जैसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा? देश की रक्षा की बात हो, पूरा देश का भारत संकट में आ जाए, कोई विदेशी आक्रमण हो जाए, तो उस संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसके होगा? केंद्र सरकार। मतलब देश के जो सांसद लोग हैं दे सकता है। अगर ऐसा केंद्र कुछ विदेश संबंधी कुछ नियम बनाना है, तो इस पर कौन कर सकता है? अपना सांसद लोग नियम बना सकता है। कोई मुद्रा का चलाना है, मुद्रा की खत्म कर देना है, जैसे वो था ना 2000 कितना में 16 में 8 में कितना में 16 में 2016 में वो जो पुराना नोट था, नोटबंदी हो गया नया, तो ये कौन किया? तो सांसद लोग नियम पारित किए, और फिर ये हुआ, मतलब नरेंद्र मोदी ने किए, तो केंद्र सरकार का यह हाथ रहता है। उसका संचार, ये सब संघ सूची का विषय है। पहले 97 था, है ना? संघ सूची के विषय, मतलब 97 टॉपिक पर नियम बनाने का अधिकार किसको था? केंद्र को था। लेकिन वर्तमान में कितने टॉपिक, कितने विषय पर? 100 विषय पर है। उसी प्रकार राज्य सूची, विवाह हुआ संबंधी नियम बनाना है। कोई राज्य में कुछ अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थिति होता है, उस पर नियम कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। कृषि संबंधी नियम बनाना, कहाँ नहर सिंचाई के लिए नियम बनाना है, किस कृषि के लिए, है ना? जैसे फसल अलग अलग राज्यों में फसलों का रेट अलग होता है, तो मतलब ये राज्य सरकार खरीदती है उसको किसानों को अधिक फायदा देने के लिए, तो अलग अलग नियम बनाती है। तो कृषि संबंधी, सिंचाई संबंधी, गोद लेना, मतलब गोद धारण लेते हैं, किसी को दूसरे के पुत्र को या पुत्री को अपनाते हैं, तो ये सब नियम है। राज्य सरकार अपने राज्य का पुलिस प्रशासन का कहाँ ड्यूटी लगाना है, कितना सैलरी देना है, ये राज्य सरकार डिपेंड करती है अपने राज्य का। ठीक है? जमीन संबंधी नियम, कहाँ पर किस राज्य का जमीन का वैल्यू कितना होगा, वो सब राज्य सरकार डिसाइड करती है। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची ऐसे विषय होते हैं जिस पर दोनों सरकार नियम बना सकती है, मतलब केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। जैसे वन पर है तो राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। उसी प्रकार शिक्षा, देखते हैं शिक्षा के लिए आप लोग का अलग नियम होता है। आप लोग का परीक्षा अभी चल रहा है, अभी चलने वाला, हो सकता है किसी का हो गया दूसरे राज्य में, आप लोग का बोर्ड रहेगा नहीं रहेगा, ये सब कौन कर सकता है? राज्य भी कर सकता है और केंद्र से भी नहीं। जैसे झारखंड में देख लो, क्या झारखंड सरकार द्वारा ही संचालित स्कूल है? नहीं, केंद्र सरकार द्वारा भी सीबीएसई बोर्ड के जो सीबीएसई बोर्ड होता है ना, हाँ। केंद्र द्वारा यहाँ नियम कानून के अनुसार एग्जाम वगैरह लिया जाता है। तो समवर्ती सूची में दोनों होता है, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और वन, ये समवर्ती सूची है। और समवर्ती सूची के पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय। तो याद रखना आसान है कि किसमें कितना विषय। अभी संघ सूची में कितना विषय? 100 एक राउंड फिगर है, एकदम 100 सबसे अधिक ज्यादा, केंद्र मजबूत। उसके बाद
केवल राज्य के पास अधिकार है, एक के पास अधिकार, राज्य के पास अधिकार, तो एक से एक शर्त, केवल राज्य के पास अधिकार, तो एक है ना यहाँ, तो इसे याद रखिए, केवल राज्य, और दोनों के पास अधिकार, माने राज्य सरकार भी बना सकता है नियम और केंद्र सरकार भी, तो दो यानी दोनों नियम बना सकता है, 52 दोनों नियम बना सकता है, यानी केंद्र और राज्य, इसी बोलेंगे समवर्ती सूची। और इस समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52, जैसे 1 2 3 4 लिखे, इसी प्रकार टोटल कितने हैं? 52 विषय। यहाँ पर कुछ विषय लिखे 2 2 4 2 6 2 8 9 लिखे, लेकिन टोटल कितने हैं? 61, तो सब लिख दें? सब जरूरी नहीं है, ठीक है। और अब देखो ये तो अधिक पावरफुल है, कौन आपके दृष्टिकोण में कौन लग रहा है ज्यादा विषय जिसके पास है वो ज्यादा पावरफुल है या कम है वो पावरफुल है? ज्यादा कौन नजर आ रहा है आपको? आपका संघ सूची या केंद्र सूची 100 सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जब संविधान सभा का बैठक चल रहा था तो उसमें अलग अलग लोग कह रहे थे कौन मजबूत होना चाहिए, तो के संतनम जो थे वो कह रहे थे कि अधिक से अधिक राज्य को मजबूत करना चाहिए, जबकि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, फिर बालकृष्ण शर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी सब कह रहे थे नहीं केंद्र मजबूत होना चाहिए। इसके पीछे अपना अपना सब रीजन दे रहे थे। ये कह रहे थे राज्यों को अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, ये संतुलन ऐसा इसलिए कह रहे थे ताकि इनका कहना था कि अगर राज्य शक्तिशाली होगा तो देश यानी केंद्र पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, और वो जो भी नियम कानून जो भी मतलब नियम कानून बनाएगा उसको बढ़िया से शासन चला सकता है केंद्र, जब उस पर बोझ कम रहेगा तब। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पावर किसको देना चाहिए? राज्यों को देना चाहिए, कम पावर देना चाहिए केंद्र को। अगर कम पावर रहेगा उसको, कम बोझ रहेगा उसको, तो उस पर बढ़िया से नियम चला सकता है, देश का शासन बढ़िया से चला सकता है। ऐसा बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि राज्य को अधिक मजबूत करने का मतलब ये नहीं कि केंद्र कमजोर हो जाएगा, वो केंद्र मजबूत होगा। केंद्र कैसे मजबूत होगा? उसको कम बोझ रहेगा तो काम बढ़िया से करेगा, ये बात कहना था किसका? ये बात समझे। और यहाँ पर देखिए शक्तिशाली व एकीकृत केंद्र की मांग की, केवल और केवल केंद्र को ही मजबूत करिए, एकीकृत एकदम शक्तिशाली बनाइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे। उसी प्रकार इन्होंने बालकृष्ण शर्मा ने कहा कि शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए जिससे देश के हित में योजना बने और उचित शासन लागू हो। अगर केंद्र मजबूत रहेगा तो देश के हित में योजना बनेगा और बढ़िया शासन चलेगा, ये बात भी बालकृष्ण शर्मा ने कहा, मतलब केंद्र को मजबूत होने की बात कहा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि अगर केंद्र शक्तिशाली रहा तो ठीक है, अगर दुर्बल हो गया तो ना तो बढ़िया से शांति स्थापित रहेगा देश में, और ना ही कोई अगर आवाज उठाना है, कोई देश हमको दबाव बना रहा है उसके विरुद्ध कुछ बोलना है तो आवाज भी नहीं उठा पाएंगे, अगर कमजोर रहेगा केंद्र तो। इसलिए केंद्र को क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, ये बात कहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपको उतना याद नहीं रखना है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि केंद्र को मजबूत होने की बात कहें बालकृष्ण शर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जबकि राज्यों को मजबूत करने की बात के संतनम करे। ठीक है, बस इतना ही दिमाग में बैठा के संतुलन राज्य की, बाकी सब जो भी है वो केंद्र को मजबूत करने बात करें। अब समझते हैं भारतीय संविधान की विशेषता, क्या क्या विशेषता? तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता हम देखेंगे कि यह लिखित और विस्तृत संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है। भारत का संविधान लिखित है और विस्तृत है। क्यों बड़ा है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में अगर बात करें तो 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। दूसरा है कठोर व लचीला का मिश्रण। भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी। कैसे कठोर है? तो कुछ मामले में कठोर है और कुछ मामले में लचीला है। कठोर किस मामले में? अगर राष्ट्रपति को आप हटाना चाहें पद से तो आसानी से नहीं हटा सकते। उसके लिए आपको पूरा जितना सांसद है देश में उसका 2/3 माने पूरा 2/3 समझ रहे होंगे, माने आधा से भी ज्यादा विशेष बहुमत से पास करना होगा बिल को। मतलब बात अधिक लोग कहेंगे, 2/3 लोग कह देंगे। जैसे मान लो अगर 100 का 2/3 करेंगे कितना है? 66। 100 में 66 लोग अगर कह दें कि हाँ हटा देना चाहिए तब हटेंगे, केवल सांसद ही लोग नहीं। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के विधायक लोग 2/3 में बहुमत करेंगे। प्रत्येक राज्य का कितना 28 राज्य है, प्रत्येक राज्य के विधायक लोग कहेंगे कि हटना चाहिए। सांसद लोग 2/3 में कहेंगे तब हटना चाहिए। प्रत्येक राज्य के विधायक लोग 2/3 में कहेंगे कि हटना चाहिए तब हटेंगे। तो ये कठोर हो गया। जबकि वही कोई क्षेत्र का नाम बदलना है, झारखंड का नाम बदल देना, तो यहाँ के विधायक लोग कहाँ चलते, आधा लोग बोल दिया हो गया नाम से बड़ा सिंपल, इसको कोई देश उसका जरूरत नहीं पड़ेगा तो आसानी से। इसलिए योगी जी नाम बदलते बहुत बदले नहीं, फटाफट बदले। नहीं मालूम है इलाहाबाद का कर दिए प्रयागराज, नहीं बहुत सारे नाम चेंज कर दिए थे फटाफट। ये सरल है तो कुछ इसी प्रकार से सरल है। मौलिक अधिकार को हटाना आसान काम जल्दी नहीं। तो कुछ जटिल चीजें हैं और कुछ लचीली चीजें, तो ये बहुत बढ़िया चीज है ना। कोई चीज अगर केवल जटिल ही रहेगा तो पालन ठीक से नहीं हो पाता है। तो कठोर और लचीला का मिश्रण, और बहुत ज्यादा अगर लचीला हो तो भी ठीक से नहीं चलता है। मालूम है ना आपको? जैसे मान लो यहाँ आने का 9 बजे आना है, ये कह दे कि नहीं 6 बजे ही आना है सबको, है ना, 6 बजे ही यहाँ आना है। जब ठंड रहे चाहे बरसात रहे आपको आना ही आना। जो नहीं आएगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, मार होगा, पैसा फाइन लगेगा। चला धीरे धीरे सब आना बंद कर दे, मार भी होगा, कहे जाएंगे नहीं जाएंगे उससे बढ़िया। तो कठोर अगर कोई चीज आता है तो वो ठीक नहीं पाता है। और अगर बहुत लचीला भी जाए कि 9 बजे भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 9:30 कोई 10 बजे रुक करके आ रहा है ना। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, मतलब शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये कहता है, जैसे मान लो किसी कॉलेज में एक प्रावधान है कि जो 80% से अधिक लाएंगे उन्हीं का एडमिशन होगा। और मान लीजिए कि आपका दोस्त 80 लाया है और आप 82 लाए, उसका एडमिशन हो गया 80 में,
और आप 82 भी लाए हैं, ये करके आपको कह दिया जाए कि नहीं सीट फुल हो गया है, तो वैसे में आप न्यायालय जा सकते हैं कि नहीं मेरा क्यों नहीं हुआ, 82 है, मैंने भी अप्लाई किया था, मैंने भी डेट रहते अप्लाई किया था, मेरा नहीं हुआ। तो ये शिक्षा का अधिकार, आप सब शिक्षा के अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के तहत आपको भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, आपको भी अन्य लोगों की तरह अधिकार है। ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की रक्षा करना आपको अधिकार है संविधान। और ये है आर्टिकल 32 से 36 तक। 21 नहीं, आप देख रहे हो 21 को, ये पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन इस अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जैसे किसी के जमीन मान लो कोयला निकल गया, अरे आपका मौलिक अधिकार है तो आप तो किसी को देंगे नहीं, अब कोयला पर अधिकार होता है भारत सरकार का। आप कोर्ट में चल जाएंगे कि देखिए मेरा ये मौलिक अधिकार है मेरा जमीन का, तो सरकार हार जाएगी, तो कोयला पर कब्जा कैसे करेगी? अगर आप ही कोयला पर कब्जा हो जाएगा, आप कैसे खत्म कीजिएगा? उतना बहुत खर्च होता है, कीजिएगा नहीं कीजिएगा तो फिर कोयला बर्बाद, बेकार, सोने निकल जाए, बर्बाद। तो इसलिए इसको हटा दिया गया। और यहाँ 31 से किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगी। हमारी जो न्यायपालिका है किसी के पक्ष में नहीं कि ये चलो ये हित है इससे जुड़ाव है इसके पक्ष में न्याय कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो निष्पक्ष है और स्वतंत्र है, मतलब स्वतंत्र है इसका मतलब ये है कि किसी में दबाव क्या में रह के कार्य नहीं करेगी, स्वतंत्र है, अपने समझ से ही काम करेगी, ठीक है। और संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब है अपने आप में भारत देश संप्रभु है, हेड है, महान है, ये किसी का गुलाम नहीं है, ये अपना नियम खुद से बनाएगा, अपना शासन खुद से चलाएगा, ये किसी का गुलाम नहीं है, भारत अपने आप में संप्रभु देश है। अगला है धर्मनिरपेक्ष। यहाँ धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी प्रकार धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, मतलब कोई धर्म को प्रधान नहीं मानता है, किसी को निम्न नहीं मानता है। यहाँ कोई धर्म प्रधान नहीं है, बल्कि सभी धर्म अपने अपने प्रधान है। अगला है संविधान निर्माण से पहले उथल पुथल का दौर था भारत में, आप जान रहे हैं। जहाँ पर विभाजन का समय था तो लोग सोच रहे थे चलो विभाजन होगा तो उसमें हमें विभाजन शांति मिलेगा, लोग लड़ कट रहे थे तो शांति मिलेगा, प्रेम की आशा थी। तो वहीं पर बहुत से लोग ऐसे थे जो विभाजन के कारण निराश थे, उनका क्षेत्र परिवर्तन हो रहा था, जहाँ से दिल दिमाग घर सब कुछ जुड़ाव था वो अलग हो रहा था, निराशा था। विभाजन के समय बात करें तो 1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ इधर से उधर, है ना, और लाखों लोगों की जाने गई। इसके अलावा 1946 में विभाजन के पहले 1946 में इंडियन नेवी के सैनिकों ने खराब भोजन और कम वेतन के कारण विद्रोह किया। 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, जिसमें व्यापक स्तर पर मारकाट, हिंसा, दुष्कर्म जैसे वारदात हुए। मार्च 1942 में भी पूरे भारत में आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत की आजादी में भूमिका निभाया। और ये सब विभाजन के पहले कुछ महत्वपूर्ण घटने थे, उथल पुथल का दौर था। हो गया।